तो आपके सिलेबस में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड 3 टॉपिक मेंशन है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सबसिस्टम और इनपुट आउटपुट बफरिंग। इस टॉपिक को मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। अब ये दोनों टॉपिक बचते हैं, तो इस वीडियो में मैं इनपुट आउटपुट सबसिस्टम और इनपुट आउटपुट बफरिंग इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। अब देखते हैं पहले इनपुट आउटपुट सबसिस्टम या कर्नल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। कर्नल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम, तो कर्नल से तो आप लोग फैमिलियर हैं ही हैं, है ना। तो कर्नल जो है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट सर्विसेज कुछ सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कौन कौन सी? शेड्यूलिंग, बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग एंड डिवाइस रिजर्वेशन, एरर हैंडलिंग एंड इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। ठीक है ना। तो ये सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन प्रोवाइड कराता है? हमारा कर्नल। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए शेड्यूलिंग क्या होती है। शेड्यूलिंग आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमें किसी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कराना है ना। दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो वही लिखा हुआ है, अ गुड ऑर्डर इन विच टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। टू किसके लिए? टू इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। भाई अगर ऑर्डर ठीक होगा तो हमें एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। इसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कई बार प्रायोरिटीज का भी यूज कर लेते हैं। प्रायोरिटीज कैन आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रिक्वेस्ट शेड्यूलिंग एंड कैन रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम। जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं फॉर इनपुट आउटपुट टू कंप्लीट द ऑपरेशन। तो शेड्यूलिंग का काम कौन करता है? कर्नल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम, राइट। तो द ऑर्डर ऑफ क्यू रीअरेंजेस बाय द कर्नल इनपुट आउटपुट शेड्यूलर टू इंप्रूव द ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो कर्नल होता है वो इनपुट आउटपुट शेड्यूलर की हेल्प से एक ऑर्डर मेंटेन करता है, जिसके हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव कराते हैं और इसमें प्रायोरिटी की भी हम लोग हेल्प लेते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, बफरिंग। बफरिंग क्या है? A memory area maintained by kernel input output subsystem that stores data while they are transferred between two devices or between a device with an application due to different data transfer sizes and speed mismatch। देखिए मैं डिटेल में आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं तो आपको एक लाइन दिखाई देती है ना। तो एक लाइन आप इस तरीके से देखते हैं और बीच में एक लाइन और आती है, तो इसका मतलब क्या है? बफरिंग, है ना। एक व्हाइट कलर की लाइन आती है और फिर एक रेड कलर की लाइन आती है, तो व्हाइट वाली लाइन क्या है? बफरिंग। तो बफरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? जब भी कोई दो डिवाइसेस होती है, अगर इन दोनों डिवाइसेस का डेटा ट्रांसफर रेट में डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल इसको डेटा ज्यादा स्पीड से चाहिए और ये धीरे धीरे दे सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बफर स्टोरेज बना लेते हैं जिससे कि गैप ना हो या फिर स्पीड मिसमैच हो। तो यही बात लिखी है कि दो डिवाइसेस के बीच में डिफरेंट डेटा ट्रांसफर साइजेस या स्पीड मिसमैच। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक डिवाइस हो और एक तरफ आपका एप्लीकेशन। तो यही बात लिखी है कि ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस विद एन एप्लीकेशन। तो कुछ मेमोरी एरिया हमारा मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू? कर्नल के द्वारा, जो कि स्पीड मिसमैच या डिफरेंट डेटा ट्रांसफर का जो रेट होता है उसकी वजह से जो गैप होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो इसके लिए यूज क्या होता है? बफरिंग। कौन करता है ये काम? कर्नल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। इसके बाद कैशिंग। कैश मेमोरी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। या रीजन ऑफ फास्ट मेमोरी। कैशिंग क्या होती है? फास्ट मेमोरी में हम लोग कुछ डेटा होल्ड करके रखते हैं ना। अ रीजन ऑफ फास्ट मेमोरी दैट होल्ड्स अ कॉपी ऑफ डेटा। एक्सेस टू द कैश्ड कॉपी इज मच फास्टर देन द ओरिजिनल फाइल। आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में है और हमें फास्ट एक्सेस चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा कैश में रख लेते हैं यहाँ से। तो जो डेटा चाहिए होता है सीपीयू को या इनपुट डिवाइसेस को, तो हम यहीं से उठा के दे देते हैं। इससे क्या होता है? हमारी स्पीड बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड कैशिंग। इसके बाद स्पूलिंग एंड डिवाइस रिजर्वेशन। स्पूलिंग का मतलब कोई भी एक डिवाइस है उसको आप मल्टीपल अगर जॉब्स दें तो वो एक साथ मैनेज नहीं कर सकता है,
तो उसको हम लोग वन बाई वन मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। जैसे एक प्रिंटर है हमारे पास, अगर आपको 10 पेज प्रिंट करने हैं तो प्रिंटर 10 पेज एक साथ तो प्रिंट करेगा नहीं, वो क्या करता है वन बाई वन, पहले पेज नंबर 1 फिर पेज नंबर 2, तो क्या करता है वो स्पूलिंग सर्विस का यूज करता है। देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, अ स्पूल इज अ बफर दैट होल्ड्स द आउटपुट ऑफ अ डिवाइस। जो भी आप पेज प्रिंट करने के लिए भेज रहे हैं जैसे आप प्रिंटर पे, तो उनके आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। सच एज प्रिंटर दैट कैन नॉट एक्सेप्ट इंटरलीव्ड डेटा स्ट्रीम। ठीक, द आउटपुट ऑफ ऑल एप्लीकेशन इज स्पूल्ड इन अ सेपरेट डिस्क फाइल। तो प्रिंटर क्या करता है, आपने जैसे 10 फाइल उसको दे दी तो एक स्पूल फाइल में उनको एक डिस्क फाइल में इसको स्टोर करके रखेगा, देन फिर वन बाई वन उसको प्रिंट करता जाएगा। ये तो बात हुई स्पूलिंग की। अब देखो डिवाइस रिजर्वेशन क्या होता है। डिवाइस रिजर्वेशन मींस एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। मतलब किसी प्रोसेस को जब जिस डिवाइस की जरूरत होगी उसको एलोकेट कराना, दैट इज कॉल्ड डिवाइस रिजर्वेशन। मतलब डिवाइस को रिजर्व करके रखना। तो इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स डेडलॉक। भाई कोई एक डिवाइस है, उसको कई सारी प्रोसेस ने दे दिया, तो हमें उसको मेंटेन करना है, उसको रिजर्व करके रखना है, तो उससे क्या होगा डेडलॉक हमारा बच जाएगा। मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फीचर्स दैट इनेबल्स प्रोसेस टू कोऑर्डिनेट एंड गिव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू दैट। स्पूलिंग का मतलब समझ में आ गया कि वन बाई वन आउटपुट को प्रिंट कराना या वन बाई वन आउटपुट को देना, और डिवाइस रिजर्वेशन का मतलब जब जिस प्रोसेस को जिस डिवाइस की जरूरत है उस डिवाइस को अवेलेबल कराना, दैट इज कॉल्ड डिवाइस रिजर्वेशन। इसके बाद एरर हैंडलिंग। एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रोटेक्टेड मेमोरी दैट कैन गार्ड अगेंस्ट मेनी काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एरर्स सो दैट अ कंप्लीट सिस्टम फेल्योर कैन नॉट अकर। मतलब एक प्रोटेक्टेड मेमोरी स्कीम को यूज करना जिससे कि हमारी एरर अकर ना हो। ये काम कौन प्रोवाइड कराता है, कर्नल। इसके बाद इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। इनपुट आउटपुट मस्ट बी प्रोवाइड परफॉर्म्ड वाया सम सिस्टम कॉल। यूजर प्रोसेस में एक्सीडेंटली और पर्पसफुली अटेम्प्ट टू डिसरप्ट नॉर्मल ऑपरेशन वाया सम इलीगल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। टू प्रिवेंट दिस ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड टू बी प्रिविलेज्ड। शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि जो इलीगल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली अकर हो या पर्पसफुली आते हो, उनको हमें मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। तो ये आपके 6 काम हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। शेड्यूलिंग, बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग एंड डिवाइस रिजर्वेशन, एरर हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। ये काम इनपुट आउटपुट के रेफरेंस में कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम हमारा परफॉर्म करता है। तो कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल आउटपुट सब सिस्टम, और इसकी सर्विसेज को आप एक्सप्लेन करिए। तो ये 6 पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अब बफरिंग आपके सिलेबस में अलग से मेंटेन है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। वही डेफिनेशन, बफरिंग क्या है, बफर इज अ मेमोरी एरिया that stores data being transferred between two devices, या तो 2 डिवाइसेस हो, या between a device and an application, या तो 2 डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा या एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन होगा, उसके बीच में जो मेमोरी एरिया हम लोग होल्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड बफर। ये क्यों करते हैं, इट हेल्प्स इन मैचिंग स्पीड, दोनों की स्पीड को मैच कराने के लिए, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प द डिवाइस विद डिफरेंट साइज ऑफ डेटा ट्रांसफर। अगर उनके डेटा ट्रांसफर का साइज अलग अलग है तो क्या करता है, गैप को फुलफिल करता है, टू गेट एडाप्टेड टू ईच अदर। इट ऑल्सो सपोर्ट कॉपी सीमेंटिक्स। कॉपी सीमेंटिक्स मतलब वर्जन ऑफ द डेटा, जो आपका वर्जन है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, इनपुट आउटपुट बफरिंग। अब देखिए बफरिंग होती कितने तरह की है। बफरिंग जो होती है 3 तरीके की होती है, सिंगल बफर, डबल बफर, इसी को ही बोल देते हैं बफर स्वैपिंग, और सर्कुलर बफर। देखो भाई सिंगल बफर, पहले डेफिनेशन देख लिए फिर फिगर से हम आपको समझा देंगे। ओनली वन बफर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा। ठीक, द वन बफर, एक बफर है तो आप ऐसे समझिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ी है ना। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या होता है, एक कोई प्रोड्यूसर जो है एक चीज को प्रोड्यूस करेगा, देन फिर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। ये चीज प्रोड्यूस हो रही है और ये कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना, 1 by 1। ये आप पढ़ चुके हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, है ना। तो वही बात है,
द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन ब्लॉक ऑफ डेटा इनटू द बफर, आफ्टर दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स द बफर। बात क्लियर है बिल्कुल। ओनली व्हेन द बफर इज एम्प्टी, जब बफर ब्लैंक होगा, द प्रोसेसर अगेन प्रोड्यूस द डेटा। देखिए अब इसको फिगर से समझिए, ये फिगर बना हुआ है, ये सिंगल बफर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूजर प्रोसेस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसमें देखिए दो ऑपरेशन होते हैं, इन और मूव। तो जब ये एम्प्टी होगा तो इन ऑपरेशन फॉलो होगा, मतलब डेटा बफर में आएगा। जब आ जाएगा तब फिर मूव ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, मींस ये आपका जो बफर में डेटा था वो कंज्यूम किया जाएगा बाय यूजर प्रोसेस। और सीधी सी बात है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो इन होगा या मूव होगा, या तो इन होगा या मूव होगा। तो वही डेफिनेशन है कि बफर एक ही है, ठीक है ना। और एक बफर में डेटा प्रोड्यूस किया जाएगा, देन वो कंज्यूम किया जाएगा, और डेटा प्रोड्यूस तभी किया जाएगा जब ये बफर हमारा एम्प्टी होगा। तो ये सिंगल बफर है, राइट। अब देखो डबल बफर क्या होता है। डबल बफर कह लीजिए, बफर स्वैपिंग कह लीजिएगा। यहाँ पे दो बफर यूज होंगे, टू बफर्स आर यूज। आप देखिए फिगर में, एक बफर ये है और एक बफर ये है। तो इन दिस बफरिंग द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन बफर while the consumer consumes another buffer simultaneously। पिछले वाले में क्या था, simultaneously नहीं था, इन और मूव ऑपरेशन simultaneously नहीं परफॉर्म हो सकते थे, है ना। so the producer not needs to wait to filling the buffer। देखो अब दो बफर हो गए, अगर इन इसमें हो रहा है तो आउट मूव ऑपरेशन इससे प्रोसेस हो जाएगा। तो पिछले वाले में क्या था, एक ब्लैंक होगा, देन फिर दूसरा बफर में डेटा लाया जाएगा, फिर मूव करेगा, फिर लाया जाएगा, फिर मूव करेगा, तो वन बाय वन प्रोसेस होती थी। यहां पर इन और मूव दोनों ऑपरेशन एक साथ चलेंगे। एक बफर में डेटा इन होगा तो दूसरे बफर से डेटा मूव होगा, एक बफर में डेटा इन होगा तो दूसरे बफर से डेटा मूव होगा, ठीक। अब देखिए सर्कुलर बफर। सर्कुलर बफर में मोर देन टू बफर्स आर यूज्ड। ये देखिए आप, बहुत सारे बफर हैं, बफर 1, बफर 2, डॉट 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 बफर n। ईच बफर इज बीइंग वन यूनिट इन द सर्कुलर बफर, एक यूनिट हो गया। द डेटा ट्रांसफर रेट विल इंक्रीज यूजिंग द सर्कुलर बफर रादर देन द डबल बफर। तो डबल बफर में जो हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट था, उससे इसमें डेटा ट्रांसफर रेट इंप्रूव हो जाएगा। देखिए ये एक तरीके से बाउंडेड बफर प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। इनपुट में डेटा आएगा तो बाउंडेड बफर के फॉर्म में वन बाय वन सारे बफर में डेटा इन होता जाएगा, इधर वन बाय वन मूव ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा। तो ये हुआ आपका सिंगल बफर, डबल बफर और सर्कुलर बफर। तो सिंगल बफर में एक ही बफर है, एक टाइम पे इन होगा तो अगले टाइम पे मूव होगा, दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो फिर आया डबल बफर। डबल बफर में क्या है, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, दो बफर अवेलेबल होंगे, एक में इन होगा तो दूसरे से मूव होगा। आप ऐसे समझिए, एक से डेटा आएगा और दूसरे से कंज्यूम होगा। और स्पीड बढ़ानी है तो आप बाउंडेड बफर का यूज कर लीजिएगा। आप मल्टीपल टाइम्स डेटा को इन कर सकते हैं और देन फिर यहां से मूव भी करा सकते हैं या कंज्यूम भी करा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका बफर वाला कॉन्सेप्ट। तो आपके सिलेबस में जो 3 टॉपिक मेंशन थे इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में इनपुट आउटपुट सबसिस्टम कह लीजिएगा या कर्नल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम कह लीजिएगा, इसकी सर्विसेज इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, तो वो मैंने करा दिया। और इनपुट आउटपुट बफरिंग पे शॉर्ट नोट ही आता है, इनपुट आउटपुट बफरिंग पे आ जाता है, तो वो टॉपिक मैंने इसमें कवर करा दिया है। अब आपका इनपुट आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क स्ट्रक्चर, जो आपके हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है वो, एंड डिस्क शेड्यूलिंग। ये पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।